हाँ बच्चों, तो आपने कल जो मैंने पॉइंट्स बोले थे वो पढ़े थे बच्चों? नोट्स में से पढ़ लिए थे क्या? बोलो बच्चों। सोलिबिलिटी के कुछ फैक्ट्स थे, देख लिए होंगे आप लोगों ने, है ना? ठीक है बच्चों, ओके। नोट्स में लिखे हुए हैं उनको लिखना ही था, ठीक है। चलिए आज अपन बच्चों आगे चलते हैं। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं बेटा इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड, है ना? देखो, को का मतलब दो हो गए, है ना? जैसे को एजुकेशन, है ना, को इंसिडेंस, है ना बच्चों? तो जैसे वर्ड को लगा मतलब क्या होगा, ये देखिए ये कैसे बनता है। इट इज फॉर्म्ड बाय इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स। पता है बच्चों, ये कॉमन सी बात सबको पता है। कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? इट इज फॉर्म्ड बाय इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स। इक्वल का मतलब अगर एक एटम ने एक दिया तो दूसरा भी एक देगा, अगर एक ने दो दिए तो दूसरा भी दो देगा, है ना बेटा? जैसे देखो सुनो, मेरे पास ये हाइड्रोजन है बच्चों, ठीक है, और हाइड्रोजन के जस्ट पास जो इनर्ट गैस है वो हीलियम है बच्चों। अब हाइड्रोजन को हीलियम जैसा बनना है तो याद कीजिए बच्चों क्या हुआ था, है ना? ये अगर मैं ऐसा बोलूं कि देखो ये हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन, इधर वाले हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, इन दोनों ने आपस में क्या किया, इस तरह से शेयरिंग कर ली बच्चों, तो ये मिल गया देखो, ठीक है। अच्छा, ये जो बॉन्ड बना बच्चों इसको क्या बोलते हो आप? सिग्मा बॉन्ड बोलते हो ना, इसको सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं बच्चों, ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, सपोज जैसे मेरे पास ये ऑक्सीजन है ना? ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन 2,6 होता है, ऑक्सीजन के जस्ट पास है नियोन 2,8। मुझे बताओ 6 से इसको 8 बनना है, कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करनी चाहिए इसको? बताओ बच्चों। 2 इलेक्ट्रॉन की, सिंपल सी बात है, सबको समझ में आ ही रहा है ये बात तो मेरे हिसाब से। तो देखो बेटा, इन्होंने इस तरह से शेयरिंग की, ठीक है। यहां से देखिए ऐसे बच्चों, ये बन गया, बोलो बेटा, ठीक है ना? तो अब आप देखो यहाँ क्या हुआ, इस ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में ये आप क्या देख रहे हो कि 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, 2 बॉन्ड बन गए। देखो बेटा, जो पहला बॉन्ड है वो सिग्मा बॉन्ड है और जो दूसरा बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड है। ये बात सही है क्या? बोलो बच्चों, बोलो। अब देखो इसी तरह से अगर मैं बोलूं नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का बच्चों 2,5 होगा, है ना बेटा? और इसको नियोन जैसा बनना है, तो कितने इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहे हैं बच्चों इसके पास? 3 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, है ना बच्चों? देखो इस तरह से, तो देखिए ये कुछ इस तरह से हो गया कि नहीं हो गया? हो गया बच्चों। यहां से देखिए ये ऐसे हो गया। तो देखो बेटा, ये एक सिग्मा है और ये क्या है, ये 2 पाई है। आगे बात समझ में? बोलो बच्चों। तो अब देखो बेटा सुनो, ये क्या होता है, एक तो देखो बेटा जो भी कोवलेंट बॉन्ड है, ईच कोवलेंट बॉन्ड, है ना, ये कितने इलेक्ट्रॉन को दिखाता है? 2 इलेक्ट्रॉन को दिखाता है बच्चों, ठीक है। देखो अब मैं और क्या कह सकता हूं कि बिटवीन टू एटम्स,
bond is always sigma bond, ठीक है, and other all bonds are pi bond. बोलो सही बात है बच्चों? ये बात सही है, ठीक है ना, कि हमने क्या बोला, दो एटम्स के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड होगा और बाकी सारे के सारे जो बॉन्ड होंगे वो सारे के सारे बच्चों क्या होंगे, पाई होंगे ना। अब देखो बेटा, जैसे आप लोगों से कोई ये पूछे, ये मेरे पास, इस कंपाउंड का नाम क्या है बच्चों? इस कंपाउंड का नाम है टेट्रासाइनोइथाइलिन, ठीक है। अब देखो बेटा, इसमें अगर आपको सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के नंबर काउंट करने, बताओ बच्चों कितने सिग्मा है कितने पाई है? देखो ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये और ये पाई है, तो कितने सिग्मा है? सिग्मा कितने हैं बच्चों बताओ? 9 सिग्मा है और 9 ही पाई है बच्चों, बोलो 9 सिग्मा 9 पाई है ना बेटा। अब जैसे बताओ, अगर मैं आपसे ये बोलूं, ये बताओ बच्चों इसमें कितने सिग्मा कितने पाई है? देखो बेटा इसमें दिख ही रहा आपको, देखो 1 2 3 4 5 6 सिग्मा एंड 2 पाई है बच्चों। अब जैसे देखो ये क्वेश्चन आता है बच्चों CaC2 है ना, तो ये क्या पूछता है आपसे कि नंबर ऑफ सिग्मा पाई बॉन्ड्स, तो ये CaC2 क्या है? देखो बच्चों ये इस तरह से Ca+2 C2-2 है बेटा, ध्यान दीजिए। बताओ बच्चों, तो इसमें कितने सिग्मा कितने पाई हुए? 1 सिग्मा और 2 पाई हो गए बच्चों, है ना। बोलो इसको क्या बोलते हैं पता है क्या? इसको बोलते हैं बच्चों कैल्शियम कार्बाइड, बोलते हैं बच्चों, है ना। अच्छा, फिर देखो एक ये क्वेश्चन पूछता है Mg2C3 है ना, नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स, ये बताना है बच्चों। तो कितने सिग्मा कितने पाई बॉन्ड है? तो देखो बेटा ये इस तरह का होगा, Mg पे +2 आएगा, तो बच्चों C3 पे आया -4 आया बेटा। अब देखो इसको कैसे एक्सप्लेन करें, समझ लीजिए। देखो -3 -1, तो बताओ कितने सिग्मा कितने पाई है इसमें? 2 सिग्मा और 2 पाई है बच्चों। ये दोनों एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आते रहते हैं बच्चों, 2 सिग्मा 2 पाई, कैल्शियम कार्बाइड मैग्नीशियम कार्बाइड। अब देखो जैसे सपोज अगर मैं आपसे ये पूछूं, ये देखो बच्चों ये बेंजीन की स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, तो इसमें बताओ नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, इनका रेशियो बताओ। बताओ बच्चों, देखो सिग्मा बॉन्ड कितने दिख रहे हैं बच्चों? सिग्मा बॉन्ड इसमें 12 दिख रहे हैं, पाई बॉन्ड 3 दिख रहे हैं, तो 4:1 आ गया बच्चों, सिंपल सी बात है, 4:1 आ गया। तो सिग्मा पाई बॉन्ड का क्वेश्चन आता रहता है बेटा, और अभी जो आपके पेपर का लेवल आ रहा है तो ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस रहते ही रहते हैं, ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस रहते ही रहते हैं, ठीक है ना। चलिए अब देखो बेटा सुनो, अब अपन एक नेक्स्ट अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक लेते हैं, कोवैलेंसी, ठीक है ना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट
पॉइंट है कि कोवेलेंसी क्या होता है। देखो बच्चों, कोवेलेंसी का मतलब क्या है कि ये किसी भी एटम की वो मैक्सिमम एबिलिटी जो उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड बनाने को इंडिकेट करती है। समझ में आ रही बात? कोवेलेंसी का सिंपल सा मीनिंग ऐसा सोचो कि एक एटम कितने बॉन्ड बना सकता है मैक्सिमम। समझ में आ रही है? कोवेलेंसी का मतलब एक एटम कितने बॉन्ड बना सकता है। देखो कोवेलेंसी को अपन कैसे लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स which can be formed by an atom। ठीक है, आगे बात सुने, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स विच कैन बी फॉर्म्ड बाय एन एटम। अच्छा बताओ, मुझे बताओ जनरली बॉन्ड में कौन से इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन? बताओ बच्चों, बॉन्डिंग में कौन से इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? अनपेयर्ड करते हैं ना। तो अपन ये भी कह सकते हैं कि देखो टोटल नंबर ऑफ, बराबर कह सकते हो टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। बोलो, बोल सकते हैं बच्चों? अब मैं ये भी कह सकता हूं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑब्लिक कोवेलेंस, है ना, कैन बी इंक्रीज्ड बाय एन एटम इफ it has paired electron and empty p और d ऑर्बिटल। ठीक है बच्चों, क्या बोला मैंने कि एक एटम क्या कर सकता है, अपनी कोवेलेंसी को या नंबर ऑफ जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहां इसको नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑब्लिक कोवेलेंसी कैन बी इंक्रीज बाय एन एटम इफ इट हैज पेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड एम्प्टी p और d ऑर्बिटल। अब देखो बेटा, एक बात सुनो, इसको मैं थोड़ा सा समझाता हूं आपको, ढंग से समझने की कोशिश कीजिए। जैसे देखो बेटा, ये बेरिलियम है, तो बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन आप सारे जानते हो बच्चों, 1s2 2s2 2p0 है बच्चों। तो देखो इसका कॉन्फ़िगरेशन ये हो गया, ये 2s2 है और ये इसका 2p0 है बच्चों। अभी बताओ इसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, बताओ बच्चों। अभी इसके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्या बच्चों? अभी इसके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्या? नहीं है ना, ठीक है ना बच्चों। तो देखो इस स्टेट को अपन बोलते हैं बच्चों ग्राउंड स्टेट, और ग्राउंड स्टेट में इसकी जो कोवेलेंसी है वो 0 है। अब देखो बेटा 2s और 2p दोनों का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सिमिलर है 2 2। तो एक इलेक्ट्रॉन को अपन एक्साइट करके यहां भेज सकते हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर यहां पहुंच गया बच्चों, तो देखो अब मुझे एक बात बताओ क्या हो गया, इसको बोलेंगे बच्चों एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट, और अब बताओ इसकी कोवेलेंसी क्या हो गई, 2 हो गई ना। आई बात सुने? तो देखो बेटा इसके पास पेड इलेक्ट्रॉन थे, इसके पास पेड इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है, और इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल भी थे। तो उसने पेड इलेक्ट्रॉन को अनपेड किया और एम्प्टी ऑर्बिटल में सेंड कर दिया। बोलो बच्चों समझ में आया क्या? अरे बोलो बच्चों समझ में आया है क्या? ठीक है, अब देखो बेटा सुनो, जैसे बात अपन करें बोरोन की, तो बोरोन का कॉन्फ़िगरेशन बच्चों 2s2 2p1। अब देखो बेटा सुनो, अगर आप 2s2 2p1 के अकॉर्डिंग बात करते हो, है ना, देखिए ये इसकी ग्राउंड स्टेट है, तो ग्राउंड इसकी कोवेलेंसी बताओ क्या है? ग्राउंड स्टेट में इसकी कोवेलेंसी 1 है बच्चों। अब बच्चों एक इलेक्ट्रॉन को
मैं यहाँ भेज सकता हूँ। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहाँ गया, अब बताओ अब कितनी हो गई? 3 हो गई ना? हो गई बच्चों? समझ में आई बात? अच्छा, ये हो गई बच्चों इसकी एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट हो गई। आगे बात समझिए, बोलो। देखो बेटा, 0 से 2, 1 से 3 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन के एक्साइटेशन से कोवेलेंसी में कितने का चेंज आता है बच्चों? 2 से बढ़ जाती है ना। एक इलेक्ट्रॉन के एक्साइटेशन से कोवेलेंसी 2 यूनिट से बढ़ जाती है। अब देखो बेटा सुनो, जैसे कार्बन है, ठीक है बच्चों, 2s2 2p2, ये इसकी ग्राउंड स्टेट की बात कर लेते हैं। तो ग्राउंड स्टेट के केस में ये 2s2 2p2 इस तरह से है बेटा। अब बताओ इसकी कोवेलेंसी 2 आ रही है क्या? आ रही है बच्चों। अब देखिए, अगर मैं ये बोलूं कि यहां से एक इलेक्ट्रॉन में यहां भेज दूं, जैसे ही मैं इस इलेक्ट्रॉन को यहां भेजूंगा, भेजने के बाद अब बताओ बच्चों क्या हो गई? 4 हो गई ना? 4 ही होनी थी क्योंकि बढ़ती कितने से? 2 यूनिट से बढ़ती है। तो ये हो गई बच्चों एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट। आ गया मामला समझ में आपको? बोलो। ये बात समझ में आई? अब देखो बेटा सुनो, जैसे मैंने लिया नाइट्रोजन, तो देखो बेटा 2s2 2p3, 2d तो नहीं होता ना? 2d तो नहीं होता बच्चों, ये तो सब जानते हो आप। तो देखो बेटा, अब देखो पिक्चर को समझने की कोशिश करो। एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट, सॉरी एक्साइटेड क्या, ग्राउंड स्टेट फर्स्ट। ग्राउंड स्टेट में अपन, तो ग्राउंड स्टेट में इसकी ये कंडीशन है बच्चों। तो मुझे एक बात बताओ, ग्राउंड स्टेट में इसने कितने बॉन्ड बनाएगा? ग्राउंड स्टेट में कितने बॉन्ड बना सकता है? 3 बना सकता है। अब मुझे बताओ कि क्या इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन पॉसिबल है क्या? क्या इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन पॉसिबल है क्या? नहीं है ना। देखो, इसके पास इलेक्ट्रॉन पेड तो है, लेकिन इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है। चेक करो, है ना? इसके पास, समझ में आ गया मामला? तो देखो, ये जो है ना, इसकी अपन क्या कह सकते हैं कि नाइट्रोजन कैन नॉट शो कोवेलेंसी 5 ड्यू टू absence of p ऑर्बिटल। बोलो बच्चों, क्या ये बात सही है ना? तो देखो, अगर 3 है ना, तो नाइट्रोजन NCl3 तो बना सकता है, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन से बन जाएगा, है ना? नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म NCl5। क्या ये बात सही है? नाइट्रोजन NCl5 नहीं बना सकता ना। अब देखो बेटा सुनो, बात करें अपन फॉस्फोरस की। देखिए 3s2 3p3 और 3d खाली होता है ना बच्चों? 3d होता है, 3d सब ऑर्बिट नेचर में एग्जिस्ट करता है ना बच्चों? बोलो, करता है ना? अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं इसके ग्राउंड स्टेट की बात करूं, तो ग्राउंड स्टेट में ये पिक्चर है। ये 3s, ये 3p और ये 3d आ गया। अब देखिए, यहां से अगर मैं एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट पे जाऊं, तो देखो बेटा, यहां से एक इलेक्ट्रॉन अपन भेज सकते हैं जहां से इलेक्ट्रॉन पेड था। अब मुझे बताओ, देखो क्या हो गया? तो अब बताओ बच्चों, देखो इस कंडीशन में इसकी कोवेलेंसी है 3, और इस कंडीशन में इसकी क्या हो गई? 5 हो गई क्या? बोलो बच्चों, अरे 5 हो गई क्या? हो गई। अच्छा, ये 5 क्यों कर पाया? 5 क्यों कर पाया? क्योंकि देखो इसके पास बच्चों एम्प्टी डी ऑर्बिटल था ना बच्चों? इसके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल था, ठीक है ना? तो देखो बच्चों, PCl3 भी बनता है और PCl5 भी बनता है।
है ना बच्चों। NCl3 बनता है लेकिन NCl5 नहीं बनता, है ना बच्चों। अब जैसे बताओ बच्चों, बात अगर मैं करूं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन है बच्चों 2s2 2p4, ठीक है। और सल्फर का कॉन्फ़िगरेशन है 3s2 3p4 और 3d0। तो मुझे बताओ ऑक्सीजन की कोवैलेंसी कितनी हो सकती है, बताओ बच्चों। 2s2 2p4, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हुए बच्चों, दो ही हुए ना। अरे दो ही हुए ना बच्चों, देखो देखिए ये। तो अब बताओ इसकी कोवैलेंसी कितनी आ सकती है, 2 आ सकती है, यानी ये OF2 बना सकता है। लेकिन मुझे बताओ क्या ये OF4 OF6 बना सकता है क्या, बोलो बच्चों। नहीं बना सकता ना, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए इसके पास जो खाली जगह चाहिए वो अवेलेबल नहीं है। समझ में आ गई क्या बात, बोलो बच्चों। आगे अब देखो, बात अगर वही सल्फर की करें, तो सल्फर के केस में देखिए आप, सल्फर के केस में देखो ये पिक्चर है मेरे पास, है 3s 3p एंड 3d। तो अभी मुझे बताओ इसकी ग्राउंड स्टेट में कोवैलेंसी क्या आएगी बच्चों, 2 आएगी ना। अच्छा बताओ एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट में क्या आएगी, एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट में क्या आएगी, दो जोड़ दो 4 आ जाएगी। एंड एक्साइटेड स्टेट सेकंड में क्या आएगी, बताओ बच्चों, 6 आ जाएगी। एक्साइटेड स्टेट थर्ड में क्या आएगी, एक्साइटेड स्टेट थर्ड में क्या आएगी, हाँ वेरी गुड, ध्यान रखना एक्साइटेड स्टेट थर्ड होगी नहीं, एक्साइटेड स्टेट थर्ड पॉसिबल नहीं है। दो ही पेड इलेक्ट्रॉन है तो दो ही बार आप जंप करवा सकते हो, ठीक है ना बच्चों। दो ही पेड इलेक्ट्रॉन है तो आप दो ही बार जंप करवा सकते हो। ये बात सबको समझ में आ गई, बोलो बच्चों। तो देखो सल्फर की 2 हो सकती है ना, फिर 4 हो सकती है, और फिर 6 हो सकती है। ये हो गया ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट एंड एक्साइटेड स्टेट सेकंड। 2 है तो SF2, 4 है तो SF4, और ये SF6। क्या ये बात समझ में आई बच्चों, बोलो। अब मुझे बताओ अगर आपसे कोई पूछे कि ये H2SO4 है, ठीक है बच्चों, मुझे बताओ H2SO4 में सल्फर ने कौन सी एक्साइटेड स्टेट में बॉन्ड बनाए, बताओ बच्चों। देखो बेटा सल्फर ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं चेक करो, सल्फर ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं चेक करो, टोटल काउंट करो, 6 है ना। सारे सिग्मा और पाई बॉन्ड को जोड़ दे तो 6 है ना, देखो बच्चों, है ना। टोटल सिग्मा प्लस पाई बॉन्ड है बच्चों, कितने हो गए आपके 6। 6 का मतलब एक्साइटेड स्टेट सेकंड हो गई। क्लियर है क्या बच्चों, बोलो बेटा, आ गया समझ में। अब मुझे बताओ अगर मैं आपसे ये, मेरे पास ये एक ये है, अब बताओ ये ये कौन सी एक्साइटेड स्टेट में बना हुआ है, बताओ बच्चों। 4 बॉन्ड है ना, 4 बॉन्ड है बच्चों, तो एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट में बना हुआ है। क्लियर है क्या, बोलो बच्चों, क्लियर है क्या, आ गया समझ में, पक्का ना। ठीक है बच्चों, अब देखो बेटा सुनो, जैसे बात अपन क्लोरीन की करें, तो क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन बच्चों ये है क्या, 3s2 3d5, सॉरी 3s2 3p5 एंड 3d0 है बच्चों। अब मुझे बताओ इसके पास अगर आप ध्यान दो तो बेटा ये वाली पिक्चर है क्या, चेक करो।
देखो 3s 3p और 3d। अब मुझे बताओ, सबसे पहले क्लोरीन है, क्लोरीन की ग्राउंड स्टेट में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बताओ बच्चों? एक है ना, ठीक है, तो एक है। अब बताओ एक के बाद क्या हो सकता है? 1 के बाद 3 हो सकता है, 3 के बाद 5 हो सकता है, 5 के बाद कितना हो सकता है? 5 के बाद कितना हो सकता है? 7 हो सकता है बच्चों। 7 के बाद, 7 के बाद कुछ नहीं, इसके पास टोटल 3 पेड इलेक्ट्रॉन थे, तो 3 आ गई, ये आ गई। देखो बेटा इसकी मैं बोल सकता हूँ ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट, एक्साइटेड स्टेट सेकंड एंड एक्साइटेड स्टेट थर्ड। बोलो बच्चों क्लियर है क्या? बोलो। तो अब देखो बेटा सुनो, जैसे मेरे पास एक ये है बेटा, एक ये है, एक ये है और एक ये है। अब बताओ, देखो यहां इस क्लोरीन ने, इस क्लोरीन ने, इस क्लोरीन ने और इस क्लोरीन ने, चेक कर लीजिए। देखो बेटा सुनो, यहां अगर मैं देखूं तो ये कंपाउंड बना हुआ ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट, एक्साइटेड स्टेट सेकंड एंड एक्साइटेड स्टेट थर्ड। बोलो क्या ये बात आपको सबको समझ में आई? बोलो बच्चों, अरे समझ में आई क्या? तो मैं कह सकता हूं कि देखो बाई एक्साइटेशन ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन, है ना, बाई एक्साइटेशन ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन कोवेलेंसी इंक्रीजेस बाई 2। बोलो बच्चों सही है क्या? बाई एक्साइटेशन ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन कोवेलेंसी इंक्रीजेस बाई 2। ठीक है। अब देखो अगर मैं आपसे पूछूं, देखो मैं ऐसा कह सकता हूं क्या कि सेकंड पीरियड एलिमेंट्स कैन फॉर्म मैक्सिमम 4 बॉन्ड। बोलो बच्चों मैक्सिमम 4 बॉन्ड। ठीक है, क्या ये बात सही है? सेकंड पीरियड एलिमेंट्स कैन फॉर्म मैक्सिमम 4 बॉन्ड। बोलो बच्चों ऐसा क्यों बोला? ऐसा क्यों बोला? अरे बताओ, सेकंड पीरियड एलिमेंट्स कैन फॉर्म, हाँ वेरी गुड। देखो क्यों? बिकॉज second period elements have 4 orbitals, है ना। देखिए 1s एंड 3p। बोलो बच्चों, है ना बच्चों, ऐसा कह सकते हैं। एक तो आपके पास क्या है, s है और 3p ऑर्बिटल है, क्या ये बात सही है क्या? अरे 2s और 2p है ना। बोलो बच्चों, अब देखो बेटा सुनो, मैं ये भी कह सकता हूं, जैसे देखो आपने ऐसा देखा क्या बच्चों, ये बेरिलियम फ्लोराइड है, तो बेरिलियम फ्लोराइड का ये एक आयन बनता है, आगे पढ़ोगे बेटा आप, PeF4-2 बनता है ना बच्चों? अरे बनता है। देखो अब देखो बेटा, जैसे ये बोरोन है, तो बोरोन ये भी बनाता है BF4-1 बनता है बच्चों। ठीक है, अब जैसे देखो CF4, ये तो ये बनेगा। अब आपने ये भी देखा क्या बच्चों, ये बनाता है ना, नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाता है बच्चों, बनाता है। अब नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड कैसे बना लिए भाई? आपको पता होगा नाइट्रोजन एक क्या बना सकता है, नाइट्रोजन क्या बना सकता है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है बच्चों, पता है क्या? अरे एक लोन पेयर है ना, लोन पेयर है कि नहीं है नाइट्रोजन के पास,
तो उस लोन पेयर के कारण नाइट्रोजन ने क्या बनाया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया। तो अमोनियम आयन में आप क्या देख रहे हो, देखो बच्चों 3 तो कोवेलेंट है और 1 कोऑर्डिनेट है, ये पता है ना, 3 कोवेलेंट है और 1 कोऑर्डिनेट है। अब देखो जैसे बेटा H2O है, ये आयन भी तो नेचर में मिलता है, आपको मिलता है ना बच्चों, H3O+ मिलता है ना। क्या वाटर के मॉलिक्यूल ये ऑक्सीजन 4 बॉन्ड बना सकती है क्या, ऑक्सीजन 4 बॉन्ड बना सकती है क्या, नहीं बना सकती। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना रही है बच्चों, देखो 3 बना रही है, समझ में आ रहा है क्या, अरे ऑक्सीजन 3 बना रही है, इसमें क्या है, 2 तो कोवेलेंट और 1 कोऑर्डिनेट, ठीक है ना, 2 तो कोवेलेंट है, ठीक है, और 1 इसका कोऑर्डिनेट है। क्या समझ में आया, अरे बोलो बच्चों समझ में आया है क्या, ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ऐसा बोलूं कि देखिए जैसे BF4-1 है ना, AlF4-1, फिर मैंने लिखा BF6-3, AlF6-3, फिर मैंने लिखा CF4 है ना, SiF4, फिर मैंने लिखा CF6-2, SiF6-2, फिर मैंने लिखा NCl3, NCl5, PCl3, PCl5 है ना, फिर मैंने लिखा OF2, OF4, OF6, फिर मैंने लिखा SF2, SF4, SF6। अब बेटा मैंने ये लिखा, अब इसको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए इसमें बोलो ये BF4- तो बनेगा ना, बोलो बच्चों BF4-1 बनेगा, लेकिन बेटा ये नहीं बन सकता ना, क्योंकि बोरोन है आपके सेकंड पीरियड का, और सेकंड पीरियड का मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है, यहाँ तो 6 फ्लोरीन जुड़ी हुई है। क्या पॉसिबल है क्या, क्या बोरोन 6 फ्लोरीन से जुड़ सकता है क्या, अरे नहीं जुड़ सकता ना, बोरोन सेकंड पीरियड का है बच्चों। अच्छा एल्यूमिनियम 4 बॉन्ड भी बना सकता है और 6 भी बना सकता है, कार्बन 4 बना सकता है लेकिन 6 नहीं बना सकता, सिलिकॉन 4 बना सकता है, ये 6 नहीं बना सकता, नाइट्रोजन 3 बना सकता है, 5 तो नहीं बना सकता, पीसीएल बनाता है आराम से, OF2 बनता है, ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, ये बनता है, ये बनता है और ये बनता है। बोलो बच्चों कौन से बन रहे हैं कौन से नहीं बन रहे, कुछ समझ में आया, बोलो बच्चों। तो किसका एग्जिस्टेंस होगा किसका एग्जिस्टेंस नहीं होगा, ये हमने किसके बेसिस पे एक्सप्लेन किया बच्चों, ये हमने किसके बेसिस पे एक्सप्लेन किया बताओ, ये हमने एक्सप्लेन किया ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल, है ना, एम्प्टी ऑर्बिटल के बेसिस पर हमने एक्सप्लेन किया। अगर किसी के पास एम्प्टी ऑर्बिटल है तो वो क्या करेगा, वो अपनी कोवेलेंसी को बढ़ा लेता है और वो कंपाउंड बन जाता है, और नहीं है तो नहीं बन पाता। समझ आ गया, बोलो बच्चों। अच्छा ये क्रॉस लगा देगा, सॉरी, ये बेटा बनेगा, है ना, ठीक है। चलिए अब देखो बेटा सुनो, ये तो हो गया, तो अपन कह रहे हैं कि देखिए अबव all species are explained on the basis of presence or absence of empty orbital, ठीक है, किसके बेसिस पर। अब देखिए बेटा सुनिए, नेक्स्ट अगर मैं बोलूं तो मैं बात करूंगा कि लार्ज साइज ऑफ lateral atoms,
ठीक है। जो लेटरल एटम्स है ना, उनके लार्ज साइज पे कैसे डिपेंड करता है, ये आप समझ लीजिए। देखो बेटा सुनो, जैसे SiF6 -2 बच्चों एग्जिस्ट कर जाता है, लेकिन SiCl6 -2, SiBr6 -2, SiI6 -2 ये एग्जिस्ट नहीं करते। हाँ भाई दीपेश अग्रवाल, ऐसा क्यों, बता भाई। इस तरह से देखो, अगर मैं बोलूं कि PCl6 -1 एग्जिस्ट करता है, लेकिन PBr6 -1 और PI6 -1 ये एग्जिस्ट करता है और ये एग्जिस्ट नहीं करते। देखो बच्चों सुनो, इसमें रीजन सुनिए क्या होता है। यहां बच्चों स्टेरिक क्राउडिंग हो जाएगी। कैसे, देखो बेटा, जैसे मान लीजिए हमने ये सिलिकॉन के चारों तरफ 6 क्लोरीन अरेंज की, ठीक है। तो बेटा पीरियोडिक में हमने एक तो पढ़ी थी बच्चों कोवलेंट रेडियस, याद कीजिए, पढ़ी थी, पढ़ी थी बच्चों, है ना। कोवलेंट रेडियस तो क्या बताती है कि एकदम जो एग्जैक्ट साइज है। अच्छा, एक रेडियस और होती है बच्चों, उसको हमने नाम दिया था वंडरवॉल रेडियस। हर कोई भी एटम, कोई भी स्पीसीज, कोई भी चीज है, ऑब्जेक्ट है, वो अपने चारों तरफ कुछ फ्री स्पेस चाहता है बच्चों, चाहता है कि नहीं चाहता। अब बताओ, उस फ्री स्पेस के कारण यहाँ जो रेडियस आती है उसको हमने क्या नाम दिया था, उस फ्री स्पेस के कारण जो रेडियस आती है हमने उसको क्या नाम दिया था, वंडरवॉल रेडियस। पढ़ाया था ना बच्चों। अब मुझे बताओ, जब वंडरवॉल रेडियस ओवरलैप करने लग जाएगी तो सिस्टम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा ना। अरे बच्चों समझ में आएगा, अगर लेटरल एटम्स का साइज बड़ा है तो इनकी वंडरवॉल रेडियस ओवरलैप करने लगेगी, और जब वंडरवॉल रेडियस ओवरलैप करने लग जाएगी, समझ रहे हैं मेरी बात, वंडरवॉल रेडियस जब ओवरलैप करने लग जाएगी तो सिस्टम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा ना। तो अपन क्या बोलेंगे कि when size of lateral atoms are large, then there is overlapping of van der Waal radius of two adjacent atoms, है ना, overlapping of van der Waal radius of two adjacent atom, and in this way system becomes unstable। बोलो बच्चों, क्या ये पिक्चर आपको समझ में आई? अब देखो बेटा सुनो, एक बात बताओ मेरे को आप, अगर मैं आपसे एक चीज और बोलूं, जैसे देखो बेटा, देखिए जैसे सल्फर है तो SF2, SF4, SF6 ये मिलता है, ये भी मिलता है, ये भी मिलता है। अच्छा, H2S मिलता है, लेकिन बच्चों H4S, H6S नहीं मिलता। इसी तरह से देखो बेटा सुनो, फॉस्फोरस के केस में PCl3 मिलता है, PCl5 दोनों मिलते हैं, लेकिन PH3 तो मिलता है, लेकिन PH5 आज तक नहीं मिला। इस तरह से देखो बेटा, आयोडीन के केस में क्या हमें IF, है ना, IF3, IF5, है ना, एंड IF7 ये सारे मिलते हैं नेचर में, ठीक है। अब देखिए HI तो मिलता है, लेकिन H3I, H5I और H7I ये नहीं मिलते भैया, है ना। हाँ भाई दीपेश अग्रवाल, ये क्यों नहीं मिलते, बता भाई। ये हायर हाइड्राइड्स क्यों नहीं मिलते?
क्या लिखा है, एच डी ऑर्बिटल के साथ एग्जिस्ट नहीं करता। ये कौन सा कंसेप्ट हुआ? वेरी गुड सारांश सिंह, बहुत बढ़िया बेटा। देखो एक बात सुनो, वेरी गुड भुवन। देखिए बेटा, जैसे ये मेरे पास ये 3s ऑर्बिटल है, ठीक है, और ये 3p ऑर्बिटल है, ठीक है, और ये 3d ऑर्बिटल है। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। देखिए इनके बीच में तो डिफरेंस इतना ही है, लेकिन यहाँ डिफरेंस देखो बहुत ज्यादा हो गया कि नहीं हो गया? आगे बात समझ में आई? ये डिफरेंस देख रहे हैं, मैंने डिफरेंस ज्यादा बनाया। अब आपको एक एक पहले सिंपल सी चीज बताओ, जैसे मैं आपसे ये बोलता कि जैसे देखो, आपको मैं बोलूं कि आप यहां खड़े हो बच्चों, ठीक है, और आपको जंप करके इस पे जाना है। बोलो आराम से जा सकते हो? बोलो बच्चों, आराम से जा सकते हो ना? अरे हाँ ना तो बोलो। अब देखो, अगर मैं ऐसा बोलूं कि आप यहां खड़े हो, ठीक है, और आपको यहां जाना है, ठीक है, अब मुझे बताओ, ये कंडीशन फर्स्ट है और ये कंडीशन सेकंड है, कौन सी कंडीशन में आप आराम से जंप करके जा सकते हो? बताओ बच्चों। फर्स्ट में ना, क्योंकि एनर्जी डिफरेंस कम है। सेकंड में नहीं जा सकते ना, सेकंड में देखो भैया बहुत दूर हो गए आप। अब आप कहोगे सर इसका क्या मतलब है, समझ में अभी भी नहीं आया। कोई बात नहीं, एक बार बता देखो, मुझे एक बात हो, जैसे ये एस एफ है और ये एच एस है, ठीक है, सल्फर की एन होती है 2.5 और फ्लोरीन की होती है 4, है ना, 2.1 और 2.5। अब मुझे बताओ, फ्लोरीन सल्फर से इलेक्ट्रॉन खींचेगा ना? खींचेगा, इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव। एक बात बताओ बच्चों, जब सेंट्रल एटम पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो उसका साइज क्या होगा? साइज में कॉन्ट्रैक्शन होगा कि नहीं होगा? बोलो बच्चों। अरे साइज में कॉन्ट्रैक्शन होगा, क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? साइज में कॉन्ट्रैक्शन होने का मतलब ऑर्बिटल क्या आएगा? साइज में कॉन्ट्रैक्शन होने का मतलब ऑर्बिटल क्या आएगा? पास आएगा या दूर जाएगा? ऑर्बिटल के बीच की डिस्टेंस कम होगी या बढ़ेगी? बोलो बच्चों, ऑर्बिटल के बीच की डिस्टेंस डिक्रीज करेगी ना? अरे समझ रहे हो क्या, है ना? अब बताओ, अब इलेक्ट्रॉन इसने खींचे बच्चों, है ना, अब मुझे बताओ सल्फर ने इलेक्ट्रॉन खींच लिए तो ये तो और बड़ा हो गया। अब मुझे बताओ जब ये बड़ा हो गया तो ये तो फैलेगा ना? अरे जब बड़ा हो गया तो ये तो और ज्यादा क्या करेगा, फैलेगा ना बच्चों, और ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो जब फैलेगा तो ये दूर जाएगा या पास आएगा? अरे बोलो बच्चों, फैलेगा तो दूर जाएगा या पास आएगा? अरे कई बार आपने देखा होगा कोई आदमी मोटा हो रहा है तो उसको कहते हैं ना क्या खा खा के तू फैल रहा है ऐसे। अरे बोलते हैं ना बच्चों। कभी आपने देखा होगा किसी मोटे आदमी को देख के कोई कहता है कि क्या खा खा के फैल रहा है। फैलने का मतलब समझ गए? अब मुझे बताओ, सल्फर को इलेक्ट्रॉन मिले, नेगेटिव चार्ज आया तो साइज बढ़ा हुआ, साइज बढ़ा तो फैलने लग गया तो दूर जाएगा, और कॉन्ट्रैक्ट होगा तो पास आएगा। अब मुझे बताओ, कॉन्ट्रैक्शन कौन कर सकता है? कॉन्ट्रैक्शन कौन कर सकता है अगर ईएन ज्यादा है या ईएन कम है? बोलो बच्चों, ज्यादा ईएन वाला कॉन्ट्रैक्शन करेगा या कम ईएन वाला? ज्यादा ईएन वाला करेगा ना? तो देखो बेटा, जब लेटरल एटम की ईएन ज्यादा होती है ना, तो वो क्या करता है बच्चों, वो सेंट्रल एटम में कॉन्ट्रैक्शन जनरेट करता है। कॉन्ट्रैक्शन जनरेट करने से ऑर्बिटल पास पास आएंगे, ऑर्बिटल पास पास आएंगे तो इलेक्ट्रॉन आराम से जंप कर जाएगा। समझ में आई बात? बोलो बच्चों, अरे बोलो, समझ में आया? बोलो। तो देखो मैं क्या बोलूंगा कि देखिए, when En of lateral atom is high, सही है, when En of lateral atom is high, ठीक है, तो अपन क्या कह सकते हैं, it can cause
कॉन्ट्रैक्शन इन सेंट्रल एटम, सी का मतलब सेंट्रल एटम, ठीक है। तो बोलो बच्चों, अपन कह सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन ऑर्बिटल्स डिक्रीज होगी, तो इलेक्ट्रॉन कैन एक्साइट, इलेक्ट्रॉन कैन बी एक्साइटेड इजीली, है ना बच्चों। इलेक्ट्रॉन कैन बी एक्साइटेड इजीली। क्या ये बात समझ आई? बोलो बच्चों। तो अब देखो, हाइड्रोजन हैज लेस En, so it cannot cause effective contraction in d orbital, so excitation of electron is not possible in third period elements with हाइड्रोजन। क्लियर है बच्चों? बोलो। अरे समझ में आया? हाइड्रोजन के केस में तो ये दूर ही रहेगा, और फ्लोरीन के केस में ये पास आ गया, तो इलेक्ट्रॉन आराम से जंप करके जा सकता है। क्या ये बात समझ आई? बोलो बच्चों, इतना दिमाग में बैठ गया क्या? पक्का? ठीक है बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, अब ये तो हमने बात की कोवैलेंसी कैसे एग्जिस्ट करेगा, कैसे नहीं करेगा, साइज पे, एम्प्टी ऑर्बिटल पे और En पे, तीन चीजों पे डिपेंड किया। अब अपन बच्चों आगे चलते हैं एक नए टॉपिक में। देखो बेटा सुनो, मैं ले रहा हूं वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी, वीबीटी, ठीक है। वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी या वीबीटी, ठीक है ना। तो वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी क्या है, ये अपन समझते हैं बेटा। देखो नाम क्या है बच्चों, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ना। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का मतलब समझते हैं? वैलेंस बॉन्ड, एक बात बताओ बच्चों, बॉन्ड बनाने में हमेशा कौन से इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं? बॉन्ड बनाने में हमेशा कौन से इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इलेक्ट्रॉन कहां रहते हैं? इलेक्ट्रॉन कहां रहते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन किस में रहते हैं? ऑर्बिटल में। तो जब मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो एक तरह से मैं कह सकता हूं कि ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बोलो बच्चों, इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो एक तरह से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं बच्चों। तो अब देखो बेटा सुनो, मैं ऐसा कह सकता हूं कि जैसे मेरे पास ये हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब देखिए बेटा, ये एच है, ये 1s1, ये 1s1 है बच्चों। अब देखो होगा क्या कि ये हाइड्रोजन एटम था, इसकी ये न्यूक्लियस है, और इसमें मान लो ये एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है बच्चों, ठीक है। इसी तरह से एक दूसरा एटम था, इसमें ये इस तरह से था। हाँ बच्चों, अब देखो ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल इस तरह से एक दूसरे की तरफ मूव करने लगे, ठीक है बच्चों। ये एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे की तरफ मूव करने लगे। अब मूव कर रहे हैं बच्चों, तो एक बात बताओ, इन दोनों में क्या होगा, इस तरह से ये पार्शियली एक दूसरे को इंटरपेनिट्रेट करेंगे। इंटरपेनिट्रेट, ये इसको पेनिट्रेट कर रहा है और ये इसको कर रहा है बच्चों। इंटरपेनिट्रेशन करने से देखो बेटा क्या हुआ, इनके दोनों इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी कि नहीं होगी? होगी बच्चों, इनके दोनों इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी क्या? बोलो। इस इंटरपेनिट्रेशन को क्या बोलते हैं बच्चों, बताओ?
ये जो पार्शियली इंटरपेनिट्रेट कर रहे हैं इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बच्चों ओवरलैपिंग। इसको क्या बोलते हैं? ओवरलैपिंग। इज इट क्लियर? ठीक है बच्चों। तो अब देखो बेटा सुनो, अपन क्या बोलेंगे, अपन इसमें ऐसा बोलेंगे कि देखिए ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, है ना, टू हाफ फिल्ड atomic orbitals with opposite spin of electron partially interpenetrate to each other, है ना, and this interpenetration is known as ओवरलैपिंग। क्या बच्चों बोलो, ओवरलैपिंग की डेफिनेशन समझ में आई? ये दो ऑर्बिटल है, एक दूसरे की तरफ गए, इन्होंने एक दूसरे को इसे इंटरपेनिट्रेट करना शुरू किया। क्या समझ में आया बच्चों? तो जब भी कोवलेंट बॉन्ड बनेगा तो दो ऐसे ऑर्बिटल जो हाफ फिल्ड है और इलेक्ट्रॉन का स्पिन अपोजिट है, आगे बात समझ में, तो एक दूसरे को इंटरपेनिट्रेट करेंगे। ठीक है बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, है ना, अपन क्या बोलेंगे कि देखिए बाय ओवरलैपिंग टू टाइप ऑफ bonds आर फॉर्म्ड, है ना। ओवरलैपिंग से दो टाइप के बॉन्ड बनते हैं बच्चों, कौन कौन से? सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। ठीक है ना। क्या क्या बनते हैं? दो टाइप के बॉन्ड बनते हैं बच्चों, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड। अब देखो बेटा सुनो, इसमें सबसे पहले एक चीज सीखो बच्चों, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ठीक है ना, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ये क्या होती है, इसको ढंग से समझ लो बच्चों, है ना, INA, है ना। देखो बेटा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस किसको बोलते हैं? ऐसी एक्सिस जो दो एटॉमिक ऑर्बिटल की न्यूक्लियस को आपस में कनेक्ट कर दे, है ना। तो देखो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस का मतलब क्या है? एक्सिस थ्रू एक्सिस बाय विच न्यूक्लियस ऑफ टू atoms are connecting to each other. Axis by which nucleus of two atoms are connecting to each other. जैसे देखो बेटा सुनो, आप एक चीज बताओ, जैसे मैंने ये लिया बेटा, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ठीक है, ये s ऑर्बिटल है और मैंने इसको ऐसे दिखाया। ठीक है, तो बताओ किस एक्सिस के थ्रू दोनों ऑर्बिटल आपस में जुड़ रहे हैं? बताओ बताओ, किस एक्सिस के थ्रू दोनों ऑर्बिटल्स आपस में कनेक्ट हो रहे हैं? कंफर्म सी बात है, एक्स एक्सिस से हो रहे, तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक्स होगी। अब बताओ बच्चों, अगर जैसे मैं इस तरह से, ध्यान देना बेटा, जैसे मेरे पास ये इस तरह से है बच्चों, ये एक्स है और ये वाई है। अब बताओ, अब कौन सी वाई से हो रही है, तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस वाई। अब देखिए, अगर मैं इस तरह से बोल रहा हूं, देखो
ये x, ये y, ये z। अब बताओ बच्चों, इस कंडीशन में इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन सी होगी? z होगी ना? होगी बच्चों, z होगी। ठीक है, अब ये तो हमारे पास इंटरन्यूक्लियर एक्सिस का कंसेप्ट समझ में आ गया बच्चों, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बेटा, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस हमने बात कर ली, हमने बोला कि ओवरलैपिंग से कितने टाइप के बॉन्ड बनते हैं? ओवरलैपिंग से कितने टाइप के बॉन्ड बनते हैं? दो टाइप के बॉन्ड। वैसे तो देखो और भी बनते हैं, लेकिन बेसिकली हमें दो टाइप के बॉन्ड को ज्यादा फोकस करना है। तो मुझे बताओ, जब दो टाइप के बॉन्ड बनते हैं तो ओवरलैपिंग भी फिर कितने टाइप की हुई? बोलो बच्चों, ओवरलैपिंग भी कितने टाइप की हुई? दो टाइप की हुई। तो देखो अपन क्या बोलेंगे, टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। ठीक है, ओवरलैपिंग के टाइप लेते हैं। तो सबसे पहला टाइप लेते हैं अपन हेड टू हेड और को एक्सियल ओवरलैपिंग। ठीक है, हेड टू हेड या को एक्सियल ओवरलैपिंग, इसका मतलब क्या? देखो बेटा, हेड टू हेड का मतलब ऐसे सोचो, ये है देखो, ये हेड टू हेड है ना, ये हेड टू हेड है, चेक करो। तो हेड टू हेड ओवरलैपिंग अगर है तो बताओ ये क्या होगी? ये कंफर्म है बच्चों, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर ही होगी ना? बोलो बच्चों, अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल ऐसे कनेक्ट हो रहे हैं तो कंफर्म है ये किस पर होगी? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे होगी ना? तो ये क्या होगी बेटा? अपन ऐसा बोलेंगे, इट occurs on इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ठीक है, आगे देखिए, बाई दिस टाइप ऑफ ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड। ठीक है, अब देखो बेटा सुनो, कैसे? अगर मैं आपसे एक बात करूं, अभी देखो जो हमने ऊपर एग्जांपल लिया था ना, उसी एग्जांपल को मैं वापस लिख रहा हूं। बताओ बच्चों, ये x है, ये y है बच्चों। तो अब मुझे बताओ, ये दोनों ऑर्बिटल ऐसे चले एक दूसरे की तरफ, चले, जब ये दोनों एक दूसरे की तरफ चले तो इनके बीच क्या ओवरलैपिंग कुछ इस तरह से होगी बच्चों? होगी कि नहीं होगी? अरे होगी। अगर ओवरलैपिंग ऐसे होगी, हुई बच्चों, तो जो ऑर्बिटल बना वो कुछ इस तरह से बना कि नहीं बना? बोलो बच्चों, और जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो दोनों न्यूक्लियस के बीच में एक्यूमुलेट हो जाएगी नहीं हो जाएगी? हो जाएगी बच्चों। अरे समझ में आया क्या? बोलो, आ गया समझ में? ठीक है ना? तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों? सिग्मा बॉन्ड। अब देखो बेटा, सपोज मान लीजिए ये ऐसे होता, देखिए, अगर मान लो ये दो इस तरह से हैं, ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, ये x है ना। अब जब इनमें ओवरलैपिंग होगी तो ओवरलैपिंग बच्चों, इसकी ओवरलैपिंग कैसे होगी? ऐसी तो होगी ना? तो एक बार बताओ बच्चों, ये भी तो कौन सी ओवरलैपिंग है? अरे ये कौन सी ओवरलैपिंग है? हेड टू हेड ही है ना। चाहे दो बॉल ऐसे भिड़े और चाहे ऐसे भिड़े और चाहे इस तरह से भिड़े, हेड टू हेड है ना। तो बोलो बच्चों, ये भी कुछ इस तरह का बनेगा। तो एक बार बताओ बच्चों, आप इन डायग्राम्स को देख के एक चीज बता सकते हो क्या, कि एस ऑर्बिटल कभी भी पाई बॉन्ड बनाने लायक है क्या? बोलो बच्चों, नहीं बना सकता ना। आप देखिए, ये ऐसी ओवरलैपिंग हो रही है, ठीक है ना? अच्छा, अब देखो, सपोज आपकी इच्छा होगी कि नहीं मैं तो इस तरह से करूंगा, देखिए, ऐसे अगर मान लीजिए अपन करते,
तो देखो बेटा, ये इस तरह से आ रहे हैं, आमने सामने ऐसे आ रहे हैं बच्चों, बोलो बेटा। तो ये जेड एक्सिस हुई कि नहीं हुई? तो इसमें भी कौन सा बॉन्ड बनेगा? ये आमने सामने हो गई ना ऐसे, बोलो बच्चों। अरे समझ में आएगा? जेड एक्सिस आई बात समझ में? देखो, पहले ऐसे हुई है ना, फिर ऐसे हुई, और फिर इस तरह से हुई, है ना। अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि जैसे मेरे पास ये बच्चों, देखो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, एक बच्चों, एक चीज बताइए मेरे को, अभी ये जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन सी है, इस डायग्राम को देख के बताओ पहले तो। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक्स है ना, और ये ऑर्बिटल कौन सा है? देखो ये पी एक्स है, ये भी पी एक्स है, और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस आपकी एक्स है बच्चों। तो अब देखो बेटा क्या होगा, ये जो दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल है वो कुछ इस तरह से ओवरलैप करेंगे, करेंगे बच्चों, बोलो बेटा। ये बात सबको समझ में आई? आफ्टर ओवरलैपिंग क्या इनकी पिक्चर कुछ ऐसे बनेगी? बोलो बेटा, क्या इनकी न्यूक्लियस, इसकी कंडीशन इस तरह से आ जाएगी क्या? बोलो बच्चों, आ जाएगी? अब एक बात बताओ बेटा, अब अगर मैं आपसे ये बोलूं कि देखिए ये और ये इन दोनों की न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के बीच में अपन क्या कह सकते हैं कि ये बीच में, इन दोनों के बीच में ये खूब सारी मोटा ताजा हो गया ये, है ना, खाते पीते घर का ये। तो बेटा ये क्या है? ये आपकी इंक्रीज्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है कि नहीं है बच्चों? अब मुझे बताओ, जब दो न्यूक्लियस के बीच इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ गई, तो मुझे बताओ इंटर न्यूक्लियर रिपल्शन क्या हो जाएगा? बताओ। अरे दो न्यूक्लियस के बीच में जब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ गई तो इंटर न्यूक्लियर रिपल्शन क्या हो जाएगा? इंटर न्यूक्लियर रिपल्शन कम हो जाएगा ना, बोलो बच्चों। क्यों? दो न्यूक्लियस के बीच में कौन आ गए? अरे दो न्यूक्लियस के बीच में कौन आ गए? इलेक्ट्रॉन आ गए ना। तो न्यूक्लियस न्यूक्लियस आपस में लड़ेगी या वो इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन लगाएंगे? बताओ बच्चों। अरे समझ में आ रहा है क्या? एक ये पोल, एक ये पोल, बीच में इलेक्ट्रॉन है। तो अब बीच में इलेक्ट्रॉन है तो एक दूसरे को वो क्या कर रहे हैं, बीच देख ही नहीं पा रहे ना। अब जब देख ही नहीं पा रहे तो क्या होगा? तो मैं क्या बोलूंगा यहाँ पर, अपन यह बोलेंगे जो इंटर न्यूक्लियर रिपल्शन है वो क्या होगा बेटा? घट जाएगा। तो जब घट जाएगा तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि इसकी जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। क्या ये बात सही है? इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। ये बात सही है क्या? अरे बोलो बच्चों। तो सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्टेबल है, रीजन समझ में आया? अब देखो बेटा, ये तो हमने बात की हेड टू हेड। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, अगर मैं इस तरह से एक डायग्राम बना रहा हूं, ध्यान से सुनना। हाँ बताओ बच्चों, अभी ये कौन सा है? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बताओ। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस वाई है क्या? है ना बच्चों? देखो बेटा, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस वाई है, और ऑर्बिटल कौन से हैं? पी वाई है। अगर ये पी वाई है तो देखिए बेटा, इनमें जो ओवरलैपिंग होगी
वो कुछ इस तरह से होगी बेटा, ऐसे होगी। इस ओवरलैपिंग से क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? बोलो बेटा, इस ओवरलैपिंग से मैं ऐसा कह सकता हूं क्या कि बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई? बोलो बच्चों, तो ये भी एक तरह से सिग्मा बॉन्ड ही है ना? बोलो, क्या ये बात सबको समझ में आई? अरे आ गई क्या? अब देखो बेटा सुनो, ये तो हुआ हेड टू हेड और कोएक्सियल। अब मैं आपको दूसरा एक्सप्लेन करता हूं। देखो बेटा सुनो, दूसरा अपन लेते हैं साइड बाय साइड और साइड बाय साइड और कोलेटरल ओवरलैपिंग। ठीक है, ये कैसे होगी? ये देखो बेटा, ये होगी अबव एंड बिलो, अबव एंड बिलो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, है ना? अबव एंड बिलो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कैसे? अब इसको समझते हैं बच्चों, सुनिए, ये एग्जांपल से इसको समझाता हूं मैं आपको। सपोज जैसे मेरे पास, देखिए बेटा, ये दो ऑर्बिटल है बच्चों, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है बेटा, अब आप एक चीज देखिए कि ये अगर वाई एक्सिस है तो बताओ ऑर्बिटल कौन से है बच्चों? ये पी वाई ऑर्बिटल है क्या? है कि नहीं है? ये पी वाई ऑर्बिटल है बच्चों। अब देखो, इनमें क्या इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर ओवरलैपिंग होगी क्या? ऑन इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, क्या ओवरलैपिंग ऑन इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होगी? नहीं होगी। देखो कैसे, अब कुछ लोग ये इधर से ऐसे बैंड होगा, कुछ ये इधर से बैंड हुआ, फिर कुछ ये इधर से बैंड हुआ और कुछ ये इधर से बैंड हुआ। समझ आएगा? बोलो बच्चों, ये ऐसे थे, ऐसे बैंड हुए, ऐसे इस तरह से। अरे समझ पा रहे हो? देखो ये ऐसे, ये इस तरह से बैंड हुए। अब एक ऑर्बिटल में बैंड तो एक एक डेफिनेट लिमिट तक ही हो सकता है ना? बोलो बच्चों, एक डेफिनेट लिमिट तक हो सकता है। बोलो बच्चों, आई बात समझ में? अब जब ये इस तरह से इन्होंने बात सुनाई, बोलो बच्चों, जैसा आप किसी को विश करते हो तो ऐसे झुकते हो ना? अरे विश करते हो तो ऐसे कभी झुकते हो? बड़ों के सामने झुकते हो ना? एक लिमिट तक ही झुकते हो, ऐसा नहीं है कि पूरा ही लेट ही जाते हो जमीन के ऊपर। बोलो बच्चों, अरे समझ में आई बात? अब देखिए बेटा, जब ये बैंड हुए तो यहाँ ओवरलैपिंग हुई। अब इस चीज को थोड़ा सा समझना। देखो, आप मुझे बताओ, क्या इन दोनों न्यूक्लियस के बीच कहीं पर कोई इलेक्ट्रॉन है क्या? क्या इन दोनों न्यूक्लियस के बीच में कहीं पर कोई इलेक्ट्रॉन है? नहीं है ना? ऊपर आओ, यहां देखो बेटा, इन दोनों न्यूक्लियस के बीच इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? है बेटा, यहां पर है। जब सिग्मा बॉन्ड बना था तो है। अरे नित्या शुक्ला, बिना बैंड किए ओवरलैपिंग कैसे होगी? बिना बैंड के ओवरलैपिंग कैसे कराऊं? आप ऐसे सोच रहे हो कि ऐसे करवा दो, तो यहाँ तो ये रिपल्शन होने लग जाएगा ना। ये तो इतनी न्यूक्लियस पास पास आ जाएगी कि रिपल्शन ज्यादा होगा ना। अरे समझ में आई बात? हाँ भैया, तो अब देखो, यहाँ क्या बोलेंगे कि नो इलेक्ट्रॉन क्लाउड बिटवीन टू न्यूक्लियस। बोलो बच्चों, इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं है ना दो न्यूक्लियस के बीच में? तो यहां बताओ क्या होगा बच्चों? स्ट्रॉन्ग इंटर न्यूक्लियर रिपल्शन। क्या ये बात सही है? बोलो बच्चों, यहां रिपल्शन होगा। अरे बच्चों समझ में आई क्या बात?
अब मुझे बताओ, जब स्ट्रॉन्ग इंटरन्यूक्लियर रिपल्शन होगा तो ये बोलो क्या होगा, ये ओवरलैपिंग ज्यादा इफेक्टिव है या ऊपर वाली ओवरलैपिंग ज्यादा इफेक्टिव है? बताओ बच्चों, कौन सी ओवरलैपिंग ज्यादा इफेक्टिव हुई? अरे को एक्सियल हुई ना बच्चों। को एक्सियल में देखो न्यूक्लियस के बीच में किसी तरह की कोई रिपल्शन नहीं हो रहा। अरे नहीं हो रहा ना, बात समझ रहे हो क्या मेरी आप? बोलो बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, यहाँ स्ट्रॉन्ग इंटरन्यूक्लियर रिपल्शन, तो मैं बोलूंगा कि लेस इफेक्टिव ओवरलैपिंग, है ना? जब लेस इफेक्टिव ओवरलैपिंग है तो मैं क्या बोलूंगा, है ना, बॉन्ड विल बी वीक। बोलो, होगा बच्चों? बॉन्ड विल बी वीक। अब देखो, अगर आप इसको इस तरह से दिखाओ, जैसे देखो मान लो ये न्यूक्लियस है, तो एक लोब तो आप ऐसे ऊपर दिखा दो, एक लोब इसको ऐसे दिखा दो, बात में नहीं? बोलो बच्चों, यानी इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहां दिख रहा है आपको बताओ? इलेक्ट्रॉन क्लाउड न्यूक्लियस से ऊपर और न्यूक्लियस से नीचे दिख रहे हैं ना। बीच में तो कहीं इलेक्ट्रॉन क्लाउड है क्या? अब मुझे बताओ, न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच में तलवारें निकल जाएगी कि नहीं निकल जाएगी? बोलो। अरे बच्चों, कुछ समझ में आ रहा है क्या? इसको क्या बोलेंगे आप बताओ? ये ऐसा प्लेन है जहां पर, इस प्लेन में देखिए बेटा, इस प्लेन में कहीं पर भी कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो बच्चों बताओ, इस प्लेन को क्या बोलोगे? नोडल प्लेन आ गया ना। ये बच्चों नोडल प्लेन आ गया, आ गया बच्चों। अब नोडल प्लेन आ गया तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं है। और मुझे बताओ, जब सिग्मा बॉन्ड बना था तो क्या कोई नोडल प्लेन आया था क्या? अरे दो न्यूक्लियस के बीच में कोई नोडल प्लेन आया क्या? नहीं आया ना। तो अब आप मुझे बताओ, अब किसी बच्चे के दिमाग में आएगा कि सर देखो, जब पाई बॉन्ड बना ना, तो ये दो ऑर्बिटल मतलब दोनों लोब ऐसे टच कर रहे हैं। अरे टच तो कर रहे हैं, लेकिन वो कितना टच कर रहे हैं ये भी तो देखो ना। बैंड एक लिमिट तक कर पाओगे आप, समझ में आ रही है बात? एंड सेकंड, जैसे टच किया तो न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच में तो क्या होने लग गई? अरे लड़ाई होने लग गई ना। बोलो बच्चों, न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच में तो कहीं पर भी कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो भैया इनमें रिपल्शन ज्यादा होगा, अट्रैक्शन कम होगा। क्या ये बात आपको समझ में आई? क्या ये बात आपको समझ में आई कि पाई बॉन्ड वीक क्यों होता है ना बच्चों? क्लियर है क्या? ठीक है, चलिए। तो ये बात हो गई हमारी स्टेबिलिटी वाइज। अब देखो बेटा सुनो, अब एक चीज अपन समझते हैं। देखो बेटा, सपोज जैसे मैंने ये लिया, ठीक है? अब समझने की कोशिश करें आप ढंग से। देखो बच्चों, ये x, ये y और ये z। आप मुझे बताओ, इसमें इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन सी है? बताओ, इस डायग्राम को देख के बताओ, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन सी है? x है ना। तो मुझे बताओ कि इस x एक्सिस पे तो सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा क्या? x एक्सिस पे सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा क्या? बन जाएगा बच्चों, ठीक है। तो मैंने बोला यहां बन गया सिग्मा बॉन्ड। अब मुझे बताओ, ये सिग्मा बॉन्ड तो चलो हमने बना दिया, ठीक है। अब अपन बात करते हैं बेटा, मुझे बताओ, जैसे ये आपका y और ये z। अब मुझे बताओ, ये जो y के बीच में जो ओवरलैपिंग होगी, है ना बेटा, y के बीच में ये कौन सी होगी? y के बीच में कौन सी होगी? साइड बाय साइड होगी ना, साइड बाय साइड होगी। अगर साइड बाय साइड होगी तो कौन सा बॉन्ड बना बच्चों? पाई बॉन्ड बना क्या? बनाना, ये भी कंफर्म है। अच्छा, एक चीज और बताओ मेरे को, अगर मैं ये लेता हूं, बताओ,
जेड और जेड के बीच में कौन सी बनेगी बताओ बच्चों, जेड और जेड के बीच में, ये भी तो बच्चों साइड बाय साइड है, ये भी तो साइड बाय साइड है, बोलो। तो यहां भी देखो, यहां अपन बोलेंगे ये भी क्या बना, ये पाई बॉन्ड बना। समझ में आया बच्चों? तो एक बार बताओ बच्चों, हमने आज एक लाइन लिखी थी कि बिटवीन टू एटम्स, है ना, फर्स्ट बॉन्ड इज सिग्मा बॉन्ड एंड रिमेनिंग ऑल बॉन्ड्स आर पाई बॉन्ड, ऐसा लिखा था हमने। बोलो बच्चों, लिखा था क्या? बोलो। अब मुझे बताओ, ऐसा हमने क्यों लिखा? आप समझ सकते हैं क्या? क्या आपको ये बात अब दिमाग में बैठ गई क्या? बोलो बच्चों। अरे बेटा, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस तो एक ही पॉसिबल है ना, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस तो एक ही पॉसिबल है ना, तो हेड टू हेड तो एक ही पॉसिबल है ना। अब देखो, जैसे ये एक्स है, ये तो हेड टू हेड हो गया। अब देखो ये वाई है, ये साइड बाय साइड, और ये जेड है, ये भी क्या हो रहा है? अरे साइड बाय साइड है ना। देखो, ये हेड टू हेड हो रही है, दिख रहा है क्या? बोलो बच्चों। अब देखो ये क्या है, साइड बाय साइड, और ये भी क्या है, साइड बाय साइड। अरे समझ में आ रहा है क्या? नहीं समझ में आ रहा? देखो बताओ, ये क्या है बच्चों, ये ये कौन सी ओवरलैपिंग है, कौन सी ओवरलैपिंग है? हेड टू हेड, ये एक्स एक्सिस पे मान लो, ठीक है। अब बताओ, ये कौन सी है, ये कौन सी है? साइड बाय साइड है बच्चों। अच्छा, अब देखो, एक ऐसे लिया, एक ऐसे लिया, यानी ये परपेंडिकुलर हो गए। अब इन दोनों के परपेंडिकुलर ऐसे लू मैं। अब बताओ ये भी क्या है, ये भी क्या है बच्चों? बोलो, साइड बाय साइड है। आगे बात समझ में? तो अब देखो बेटा सुनो, मैं अगर ऐसा बोलूं क्या, कि देखिए, अगर आप बोलो कि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक्स है ना बच्चों, तो पी एक्स, पी वाई और पी जेड। बच्चों बताओ, यहां बनेगा सिग्मा, यहां बनेगा पाई, यहां बनेगा पाई। क्या ये बात सही है? बोलो बच्चों। अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक्स है, अब देखो, अगर मैं बोलो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस वाई है, ठीक है, तो पी एक्स, पी वाई और पी जेड, ठीक है। और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड है, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। बताओ बच्चों, पी एक्स के बीच में अब क्या बनेगा? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस वाई होने पर पाई बनेगा ना, क्योंकि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे सिग्मा बनेगा और यहाँ पाई बनेगा। अच्छा, यहाँ जेड जेड पे बनेगा सिग्मा, ये पाई और ये पाई। क्या ये बात क्लियर है क्या? बोलो बच्चों। जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होगी, बोलो, उस पे क्या बन जाएगा आपका? सिग्मा। और बाकी पे क्या बनेगा? बाकी पे पाई बनेगा ना, बनेगा। अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि मेरे पास इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक्स है, ठीक है, तो बताओ बच्चों, पी एक्स प्लस पी वाई एंड पी एक्स प्लस पी जेड, यहां क्या बनेगा बच्चों बताओ? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक्स है, ठीक है, तो पी एक्स प्लस पी वाई, है ना, बात समझ में आ रही है, और पी एक्स प्लस पी जेड। अब देखो बेटा सुनो, कैसे इसको समझना बहुत आसान है। देखिए, देखो कैसे, सपोज ये आपका पी एक्स है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये आपका पी वाई है बच्चों। अब एक चीज बताओ, ध्यान से सुनना, ये बच्चों पी एक्स ऑर्बिटल है और ये पी वाई ऑर्बिटल है। आप मुझे बताओ, जब ये दोनों ऑर्बिटल एक दूसरे की तरफ आएंगे, तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि हो क्या रहा है, कि एक जो ऑर्बिटल है ना, या एक एटम की न्यूक्लियस और एक
का और लोब है वो आपस में कोलाइड कर रहा है, तो बॉन्ड बनाने में न्यूक्लियस का पार्टिसिपेशन होता है क्या? बोलो बच्चों, अरे बॉन्ड बनाने में न्यूक्लियस का पार्टिसिपेशन होता है क्या? तो एक बात आप दिमाग में हमेशा फिट कर लो कि जब भी है ना लोब से आपकी न्यूक्लियस टकराए ना, लोब से न्यूक्लियस टकराए, कभी भी बॉन्ड नहीं बनेगा। समझ आ रही बात? क्या बोला मैंने? लोब से जब भी न्यूक्लियस टकराए बॉन्ड नहीं बनेगा। अब आपको ऐसे समझना है कि कैसे, तो देखो इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं बेटा, आप याद है क्या, आपने इलेक्ट्रॉन को बोला था कि ये वेव की तरह होता है ऐसे, है ना? तो हमने ऑर्बिटल में ऐसे प्लस माइनस बताए थे, तो मैं बेटा इसको प्लस ले लूं, इसको माइनस ले लूं, इसको प्लस ले लूं, इसको माइनस ले लूं, ले सकता हूं ना? अरे ऑर्बिटल के आधे पार्ट को प्लस आधे पार्ट को माइनस ले सकता हूं क्या? बोलो बच्चों। अरे जैसे ये ऑर्बिटल है, इस ऑर्बिटल का आधा पार्ट प्लस वाला हो गया, है ना, और आधा पार्ट माइनस वाला हो गया, बोल सकते हैं। अब देखो बेटा सुनो, वो क्या रहा है, ध्यान दीजिए कि अगर आप इस तरह से कर रहे हो रहा है बेटा, इस तरह से सपोज, अब देखो ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, तो मुझे बताओ इस वाले पार्ट में तो एडिशन हुआ ना, प्लस प्लस, इस वाले पार्ट में बच्चों क्या हुआ, प्लस माइनस। क्या ये बात समझ में आई? अरे बोलो बेटा, एक प्लस वाले के साथ प्लस वाला लोब कंबाइन हो रहा है और एक प्लस वाले के साथ माइनस वाला, तो मुझे बताओ बच्चों, जितना आपने किया उतना वापस क्या हो गया? अरे जितना एडिशन किया उतना वापस क्या हो गया? सब्सट्रैक्शन हो गया। तो नेट ओवरलैपिंग क्या आई? आप इसको ऐसे समझो, देखो बेटा, जैसे आपने एक क्वेश्चन किया 4 मार्क्स का, है ना, एक क्वेश्चन आपका करेक्ट है 4 मार्क्स का, और 4 आपने गलत कर दिए, तो नेट मार्क्स कितने आए बच्चों बताओ? एक सही किया, 4 गलत किए, नेट मार्क्स 0 आ गए ना? बोलो बच्चों, नेट मार्क्स 0 आ गए क्या? तो यहां देखो बेटा कि अपन क्या बोलेंगे कि इन अबव एग्जाम्पल नेट ओवरलैपिंग 0 हुई, है ना? तो अपन क्या बोलेंगे कि नो बॉन्ड फॉर्मेशन, या इसको अपन बोल सकते हैं कि नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एनबीएमओ का मतलब नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या ये बात सबको समझ आई बच्चों? अरे ये बात समझ में आई क्या? बोलो। अब देखो बेटा सुनो, जैसे मैं ये कह रहा हूं कि मेरे पास देखिए ये इस तरह की पिक्चर है, देखो ये हमारा पी एक्स ऑर्बिटल है, और ये हमारा, देखो ये एक्स, तो ये तो हो गया पी एक्स और ये हो गया पी जेड। अब मुझे बताओ इस पी एक्स के साथ पी जेड जब आएगा, देखो ये पी एक्स ऐसे बच्चों और पी जेड ऐसे है ना, तो मुझे बताओ ये किससे जाके इससे कोलाइड करेगा? अरे पी एक्स पी जेड की न्यूक्लियस से कोलाइड करेगा ना, समझ रहे हो क्या मेरी बात? बोलो। तो बच्चों बताओ यहाँ पे क्या होगा? देखो ये जो न्यूक्लियस है ना वो इससे कोलाइड करने वाली है, तो क्या होगा? नो बॉन्ड फॉर्मेशन। बोलो बच्चों, अरे समझ में आया क्या? दिमाग में बैठी बात? देखो बेटा जैसे ये पी एक्स है, ये पी वाई था, पी वाई ऐसा आएगा, तो मिड पॉइंट से टकरा रहा है, मिड पॉइंट मतलब न्यूक्लियस से टकरा रहा है, पी जेड ऐसा आएगा, वो भी ऐसे टकरा रहा है। समझ में आ रही है क्या बात? आगे क्या? बोलो।
अब देखो बेटा सुनो, जैसे मैं ऐसा बोलूं बच्चों, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस y है, तो मुझे बताओ px प्लस py है ना, px प्लस pz, ठीक है, और py प्लस pz, क्या बनेगा बच्चों बताओ। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस अगर y है तो क्या बनेगा, px और py के बीच, px और pz के बीच, py और pz के बीच में, बता सकते हैं क्या आप। देखो बेटा, आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना तो कहीं पर भी कोई बॉन्ड बन ही नहीं सकता। देखो सपोज एक काम करते हैं कि देखिए ये मैंने बना दिया इसका कौन सा, ये हमने इसको बना दिया, ये एक्स एक्सिस ले लें, ये हो गया बच्चों पी एक्स। अब देखिए अगर मैं यहां पे ये ले लेता हूं पी वाई, ले लिया, ये हमारी है वाई एक्सिस, ये हो गया पी वाई। अब बताओ पी एक्स और पी वाई क्या होने वाला है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस तो मैंने वाई ले ली ना बच्चों, अरे इंटरन्यूक्लियर एक्सिस तो मैंने वाई ले ली। अब आप ध्यान दीजिए कि इसकी न्यूक्लियस इसके आमने सामने आ रही है, तो न्यूक्लियस से जब लोब भिड़ेगा तो क्या कोई बॉन्ड बनेगा क्या, अरे न्यूक्लियस से जब नहीं होगा ना, तो मैं कह सकता हूं बच्चों कि नो बॉन्ड फॉर्मेशन। अब बताओ अगर आप px और pz लेते हैं, px और pz, और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस आपको वही रखनी है, ठीक है ना, तो px और pz में भी बन सकता है क्या बॉन्ड, बोलो बच्चों px और pz में बॉन्ड बन सकता है क्या, नहीं बन सकता ना, समझ में आ रही है बात। देखो कैसे, सपोज अपन इसको इस तरह से दिखा देते हैं, देखिए ये लिया, ठीक है, और इसको थोड़ा सा, अब देखो बेटा सुनो, हमें इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन सी रखनी है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस रखनी है बच्चों वाई रखनी है, तो एक मिनट रुको, वाई बनानी थी ना, तो अगर वाई रखनी है, मैं इसको ऐसे ले लेता हूं यहाँ पर, ठीक है, और इस तरह से ले लिया मैंने। अब मुझे बताओ बच्चों, ये तो है पी एक्स, ठीक है, और ये क्या है आपका पी जेड। आप मुझे बताओ किसी भी सूरत में पी एक्स के साथ पी जेड का लोब कोलाइड कर सकता है क्या, बोलो बच्चों, लोब से लोब कोलाइड कर सकते हैं क्या, हमने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस तो वाई ले ली ना, देखो हमने इनको जोड़ा तो देखो वाई से है, और ये पी जेड हो गया कि नहीं हो गया, बोलो बच्चों, ये बात समझ में आई क्या, आ गया समझ में। तो देखो बेटा क्या बोलेंगे कि इन किसी भी कंडीशन में नो बॉन्ड फॉर्मेशन, क्लियर है क्या बच्चों। अब जैसे देखो बताओ, मैं अगर ऐसा बोलूं कि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक्स है, तो देखो बच्चों पी एक्स के बीच है ना, पी वाई के बीच, पी जेड के बीच, पी वाई के बीच, पी एक्स पी जेड के बीच, एंड पी वाई पी जेड के बीच। अब बताओ क्या क्या बनेंगे, फटाफट बोलो, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस अगर एक्स है तो पी एक्स के बीच बताओ फटाफट, सिग्मा बनेगा ना, सिग्मा बनेगा बच्चों। अब बताओ पी वाई के बीच पाई बन जाएगा, के बीच में भी पाई बन जाएगा, और अगले तीनों में बताओ
नेक्स्ट तीनों में बताओ, हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि देखो x और y परपेंडिकुलर होंगे। अगर आप x ऐसे ले रहे हो तो y तो देखो ऐसे भिड़ेगा, है ना, x और z ऐसे भिड़ेगा, ठीक है, y और z ऐसे भिड़ेगा या ऐसे भिड़ेगा। तो बोलो बच्चों क्या बोल सकते हैं अपन, नो बॉन्ड फॉर्मेशन। बोलो बच्चों क्या इतना आपको सबको समझ में आया क्या? बोलो बच्चों पक्का? अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि मेरे पास इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मान लीजिए x है, तो बताओ बच्चों s प्लस पी एक्स, s प्लस पी वाई और s प्लस पी जेड, इनमें क्या होगा बताओ बच्चों? s प्लस पी एक्स, s प्लस पी वाई और s प्लस पी जेड। तो देखो बेटा सुनो, सबसे पहले इसमें तो बनेगा सिग्मा बॉन्ड और इन दोनों में कोई बॉन्ड नहीं बनेगा, नो बॉन्ड। कैसे? अब देखो बेटा थोड़ा सा आप अगर डायग्राम बना लोगे ना तो आप चीजों को बहुत इजीली समझ सकते हो बेटा। देखो कैसे, जैसे ये तो हो गया s ऑर्बिटल, ठीक है, और ये हो गया px ऑर्बिटल, हो गया बच्चों, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए कि हो क्या रहा है कि लोब से लोब ही टकरा रहा है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। बोलो बच्चों ये ओवरलैपिंग तो हो जाएगी ना? अरे हो जाएगी। आप चाहो तो इधर वाले को प्लस ले लो, इधर वाले को माइनस, है ना, आधा पार्ट प्लस आधा पार्ट माइनस। तो सिर्फ ओवरलैपिंग कौन सी हो रही है? प्लस प्लस ओवरलैपिंग हो रही है। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? अरे बोलो बच्चों ये बात समझ में आई क्या? अब देखो बेटा सुनो, अगर इसी में आप इस तरह से करते, देखो ये आपका इस तरह से है, ये एस ऑर्बिटल है, ठीक है, और ये आपका वाई है। अब बताओ बच्चों, अब इसकी न्यूक्लियस इससे टकराएगी ना? बोलो बच्चों, अरे इसकी न्यूक्लियस इससे टकराएगी ना, तो क्या बॉन्ड बन पाएगा? क्या बॉन्ड बन पाएगा क्या? नहीं बन पाएगा ना। क्या बोलेंगे बच्चों? नो बॉन्ड फॉर्मेशन। कुछ समझ में आया? आया बच्चों? देखो अभी तक का जो कंक्लूजन है ना वो ये है, अभी तक का कंक्लूजन सुनो, आप जिसको इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मान रहे हो उस पर तो बनेगा, ठीक है, और बॉन्ड बनाने के लिए आपके दोनों ऑर्बिटल्स की सिमेट्री एक जैसे होनी चाहिए। सिमेट्री का मतलब अगर एक ऑर्बिटल एक्स एक्सिस वाला तो एक्स एक्सिस वाला, एक पाई वाला तो दूसरा भी पाई वाला, वाई वाला, एक जेड वाला तो दूसरा भी जेड वाला। अगर ऑर्बिटल की सिमेट्री सेम नहीं हुई तो क्या बॉन्ड बन पाएगा क्या? अरे ऑर्बिटल की सिमेट्री अगर सिमिलर नहीं हुई तो क्या बन पाएगा क्या बॉन्ड? नहीं बन पाएगा ना। तो बच्चों इतना सबको समझ में आ गया? यहां तक कोई डाउट है क्या? यहां तक किसी को डाउट है तो बोल जाओ बच्चों।